नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, केवल द विजडम में आपका स्वागत है। जैसे कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि उत्तर प्रदेश का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो उसी की कड़ी को आगे बढ़ते हुए आज समझते हैं 28 जनवरी 2019 का द्वितीय पाली में जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है, और उसी के साथ साथ इसी में हम समझेंगे कि आने वाले पेपर में क्या क्या आ सकता है। तो समझ आगे चलते हैं, तो उसी के साथ एक मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं। मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तुम कर ना सको, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम पा ना सको। तो चलो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो मेरे भाई किसको चुना गया था? योगी आदित्यनाथ को चुना गया था। आप समझते हैं कि इनको 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण किया था। क्या था मेरे भाई? 19 मार्च 2017 को शपथ ग्रहण किया था। अब बात करते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो सभी को पता है हमारे योगी आदित्यनाथ है। अब इसके साथ साथ कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि आपके इससे नए नए क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं या कौन कौन से आने की संभावना है। तो सबसे पहले समझेंगे जो कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे या आ सकते हैं। तो सब कभी पेपर पूछ ले, सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? सबसे अधिक समय तक पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री मेरे भाई कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अब यहीं पर समझते हैं कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो मेरे भाई प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। कौन थे मेरे भाई? गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे मेरे भाई? चौधरी नारायण सिंह। कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। कौन थे मेरे भाई? चौधरी चौधरी नारायण सिंह। अब आपसे पूछ ले राज्य या देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री मेरे भाई कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। अब वहीं को समझते हैं आगे। अब आपसे पूछ ले राज्य की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री। राज्य की सेकंड महिला मुख्यमंत्री तो कौन थी? मायावती। कौन थे मेरे भाई? मायावती। है आपसे पूछ ले सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री तो मेरे भाई कौन थे? अखिलेश यादव। कौन थे? अखिलेश यादव। और कभी कभी आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे। देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अब ऐसे दो व्यक्ति थे, एक थे चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप। कौन थे? चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप। कौन थे मेरे भाई? दो व्यक्ति थे, चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? जो कि हम आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी या क्लास देखी होगी, तो आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से आपका राज्य पक्षी है, और उसके बारे में मैंने कल पिछली क्लास में पूरे डिटेल से पढ़ाया था। और इसी में बढ़ते हैं, तो कौन सा था मेरे भाई? सारस था। कौन था? सारस था, जिसे हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? क्रोच के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? क्रोच के नाम से जानते हैं। ये तो पहले पेपर में आया हुआ है। अब और क्या क्या आ सकता है, तो आपसे आप पूछ ले राजकीय भाषा क्या है?
राजकीय भाषा, जैसे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो राजकीय भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। और दूसरे नंबर पर कौन सी है मेरे भाई? उर्दू है। अभी इसी में पूछ ले कि हिंदी कब बनी और उर्दू कब बनी। मेरे भाई हिंदी कब बनी थी? 1947 को राजकीय भाषा बनी थी। और उर्दू कब बनी थी? 1989 को बनी थी। अब वहीं पे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? राजकीय पशु, और राजकीय पशु क्या मेरे भाई? बारहसिंगा। क्या है? बारहसिंगा है। अब इसी में पूछ ले कि राजकीय वृक्ष क्या है, तो मेरे भाई राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है मेरे भाई? अशोक है। क्या है मेरे भाई? राजकीय वृक्ष अशोक है। अब आपसे पूछ ले राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प क्या है? आप एक नाम सुना होगा जिसे बोलते हैं पलाश या टेसु। क्या है? पलाश या टेसु। क्या है? पलाश या टेसु। अब कभी कभी पेपर में पूछ ले जाता है कि पलाश को राजकीय पुष्प पुष्प कब घोषित किया, तो मेरे भाई 4 जनवरी 2011 को। कब किया था? 4 जनवरी 2011 को इसको क्या करा था? राजकीय पुष्प घोषित किया था। अब बात करते हैं राजकीय खेल क्या है, और राजकीय खेल या राष्ट्रीय खेल कौन सा है मेरे भाई? हॉकी है। अब आपसे पूछ ले राजकीय चिन्ह क्या है, तो राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। राजकीय चिन्ह क्या है मेरे भाई? राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली, वृत्त में 2 मछली। क्या है? एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष। क्या है? एक तीर धनुष। क्या है मेरे भाई? एक तीर धनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश के किस नाम से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है? संयुक्त प्रांत से। जैसे कि आपने पिछली क्लास में भी पढ़ाया था, ये प्रीवियस ईयर में पहले भी आया था। तो अब इसी को समझते हैं कि इसे उत्तर प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है, जैसे मैंने पहले भी पढ़ा चुका था। तो देखेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश का नामकरण। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का नामकरण कि उत्तर प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे कि 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे मेरे भाई? उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। और अकाबी पूछ ले कि इसे उसके बाद कब तक 1836 से लेके 1877 तक इसे किसके नाम से जाना गया? उत्तर पश्चिम प्रांत। और 1877 से 1877 से इसे जाना जाता है आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। किसका? आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत। अब समझते हैं कि 1937 में इसका केवल एक नाम पड़ा जिसे बोलते हैं संयुक्त प्रांत। 1937 से इसे किस नाम से जानते हैं? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं। किसके प्रांत के नाम से जानते हैं मेरे भाई? संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं। और 26 जनवरी 1950 से इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। 26 जनवरी 1950 से इसे किस नाम से जानते हैं? उत्तर प्रदेश के नाम से। अब ये तो आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब आपको यही पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन कौन सी बनी है अब तक, या आपसे पूछ ले कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी, या उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आंशिक रूप से कब बनी, पूर्ण रूप से कब बनी, या 1858 में, या उससे पहले किस किस राजधानी के नाम से जानते थे। तो उसी को समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानियां हैं वो कौन कौन सी बनी है अभी तक। जैसे भी हमने नामकरण समझा, ऐसे एक बार क्या समझ लेते हैं? उत्तर प्रदेश की राजधानियां। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या मेरे भाई? उत्तर प्रदेश की राजधानी। देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी सबसे पहले कहां थी मेरे भाई? आगरा थी। कब से? 1836 से। कब से? 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी मेरे भाई? आगरा थी। और 1858 में
अब इसको आगरा से हटाकर कहां कर दिया, प्रयागराज। कहां कर दिया, 1858, जिसे आज इलाहाबाद, पहले इलाहाबाद बोलते थे, अब क्या बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं। 1858 में इसकी राजधानी कहां कर दी, प्रयागराज। और 1921 में इसकी राजधानी कहां कर दी, 1921 में इसकी राजधानी कर दी लखनऊ। और ये मेरे भाई आंशिक रूप से थी, किससे थी, आंशिक रूप से थी, किससे थी, आंशिक रूप से थी। अब बात करें कि पूर्णतः कब लखनऊ को अपनाया गया राजधानी को, 1935 में। कब, 1935 में जो लखनऊ थी, लखनऊ राजधानी पूर्णतः बनी थी। कब बनी थी, पूर्णतः बनी थी, ठीक है ना। अब यहीं पर और समझ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड अभी तक पूछ ले, यूपी में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है मेरे भाई, यूपी में राष्ट्रपति शासन। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लगा है अभी तक कितनी बार लगा है, 10 बार लगा है। यहीं आपसे पूछ लेगा सबसे ज्यादा वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है और सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है, तो वहीं समझेंगे सर्वाधिक वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है मेरे भाई, जिला बदायूं है। कौन सा है, बदायूं है। कौन सा है मेरे भाई, बदायूं है। कौन सा है, बदायूं है, याद रहेगा। अब आपसे पूछ ले, एक मिनट, कौन सा है, बदायूं है। यदि आपसे ही पूछ ले सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला, तो कौन सा है, श्रीबस्ती। सबसे कम, तो सबसे कम कौन सा है मेरे भाई, श्रीबस्ती है। कौन सा है, श्रीबस्ती है। यहीं आपसे पूछ ले मंडलों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, मंडलों की संख्या। या आपसे पूछ ले यहीं पर जिलों की संख्या, जैसे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं आप लोग, तो इसमें उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं, 18 मंडल हैं। कितने मंडल है मेरे भाई, 18 मंडल हैं। और जिले की बात करें तो मेरे भाई कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। कितने जिले हैं, 75 जिले हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। तो मेरे भाई मैंने आपको मेले पढ़ाए थे और उन मेलों में से आपको मैंने लगभग 8-10 मेले पढ़ा दिए थे, बाकी के कुछ मेले पढ़ेंगे। तो उसी टाइम मैंने पढ़ाया था कि जो मेला है, मेला कहां लगता है मेरे भाई, आगरा में लगता है। कहां लगता है, आगरा में लगता है। अब वही समझते हैं कि आगरा में और कौन कौन से मेले लगते हैं, जैसे कि नवरात्र मेला, नवरात्र मेला। और ये जो नवरात्र मेला है ये भी कहां लगता है, आगरा में लगता है। कहां लगता है, आगरा में लगता है। कभी कभी आपसे पूछ ले गणगौर मेला कहां लगता है, गणगौर मेला। और ये जो गणगौर मेला है ये भी कहां लगता है मेरे भाई, आगरा में लगता है। कहां लगता है, आगरा में। एक आता है बड़ेश्वर मेला, ये कई बार पूछा गया है, बड़ेश्वर मेला। और ये जो बड़ेश्वर मेला है ये भी मेरे भाई कहां लगता है, आगरा में लगता है। कहां लगता है, आगरा में लगता है। और ये जो लगता है ना, ये ऊंटों का सबसे बड़ा मेला भी बोल सकते हैं, या ऊंटों का मेला बोल सकते हैं। किसका, या पशुओं का मेला बोल दो, इसे पशुओं का मेला क्या बोलते हैं, पशुओं का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पशुओं का मेला भी कहते हैं। कभी कभी पेपर पूछ ले जाए कि आप देव छठ मेला कहां लगता है, देव छठ मेला। और मेरे भाई जो देव छठ मेला है वो कहां लगता है, मथुरा में लगता है। कहां लगता है, मथुरा में लगता है। कहीं आपसे पूछ ले ध्रुव पद मेला कहां लगता है, ध्रुव पद मेला ये कहां लगता है, जैसे आपने सुना ही होगा वृंदावन और वाराणसी में, वृंदावन और वाराणसी में लगता है। कहां लगता है मेरा भाई, वृंदावन और वाराणसी में लगता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है झूला मेला, झूला मेला कहां लगता है, मथुरा में। झूला मेला कहां लगता है, मथुरा और अयोध्या। कहां लगता है, मथुरा और अयोध्या में। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि खिचड़ी मेला कहां लगता है, खिचड़ी मेला। और ये जो खिचड़ी मेला है मेरे भाई गोरखपुर में लगता है। कहां लगता है, गोरखपुर में लगता है। और मकर संक्रांति पर लगता है। कब लगता है, मकर संक्रांति पर। कहां पर, गोरखपुर और मकर संक्रांति पर लगता है। कब लगता है, मकर संक्रांति पर लगता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है गोविंद साहब मेला, कौन सा, गोविंद
साहब मेला। और जो गोविंद साहब मेला है वो कहां लगता है? अंबेडकर नगर में लगता है। कहां लगता है मेरे भाई? अंबेडकर नगर में लगता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आपसे रथ यात्रा मेला कौन सा मेरे भाई? रथ रथ यात्रा मेला। और जो रथ यात्रा मेला है कहां लगता है? तो वाराणसी लगता है। कहां लगता है? वाराणसी लगता है। अब यहीं पर आपसे पूछ ले कि चैत राम नवमी मेला कहां लगता है? चैत राम नवमी मेला कहां लगता है मेरे भाई? अयोध्या में लगता है। कहां पे? चैत राम नवमी मेला। और ये कहां लगता है? अयोध्या में लगता है। कहां लगता है? अयोध्या में लगता है। तो अब नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी नहर है वो कौन सी नहर है? शारदा नहर है। और इस नहर को हम काली या महाकाली के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? काली या महाकाली के नाम से। किसके नाम से? काली या महाकाली के नाम से। अब बात करते हैं कि शारदा नहर का जो निर्माण हुआ था वो कब हुआ था? तो मेरे भाई 1920 से लेके 1928 में हुआ था। निर्माण कब हुआ था? 1920 से 1928 के मध्य इसका क्या होता है मेरे भाई? निर्माण होता है। अब बात करते हैं कि जो आपके पास शारदा नहर है ना, उसका उद्गम कहां है? तो उसका जो उद्गम है कहां पर है? बनवासा। और ये जो बनवासा है ना, यूपी, उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर है। कहां पर है? कि सीमा पर है। ठीक है ना मेरे भाई? कहां पर है? नेपाल की सीमा पर है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी मुख्य नदी है, या उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मुख्य रूप से नदियां बहती हैं। जैसे आपने सुना होगा गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघर। ठीक है ना? ये क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं। बात करते हैं यूपी की प्रमुख नदी। और यूपी की प्रमुख नदी कौन कौन सी होगी? गंगा, यमुना, रामगंगा, रामगंगा और कौन सी है मेरे भाई? यमुना, गंगा, यमुना, रामगंगा और गोमती। कहीं आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि गंगा सर्वाधिक कहां प्रदूषित होती है, या गंगा गंगा में सर्वाधिक बीओडी कहां मिलता है? तो अब देखते हैं। जो गंगा है, गंगा सर्वाधिक जो प्रदूषित होती है, सर्वाधिक जो प्रदूषित होती है उत्तर प्रदेश में मेरे भाई कहां से होती है? कन्नौज से वाराणसी। कहां पर? कन्नौज से वाराणसी। कहां पर? कन्नौज से वाराणसी। कहीं आपसे पूछ ले गंगा में सर्वाधिक बीओडी कहां मिलता है? गंगा में सर्वाधिक बीओडी कहां मिलता है? तो आपको पता ही होगा, कानपुर से इलाहाबाद के मध्य सर्वाधिक क्या मिलता है? बीओडी मिलता है। कहां पर? कानपुर से प्रयागराज। कानपुर से प्रयागराज के मध्य सर्वाधिक बीओडी मिलता है। कहीं आपसे पूछ ले कि गंगा की जो लंबाई है उत्तर प्रदेश में कितनी है? गंगा की लंबाई यूपी में कितनी है? तो मेरे भाई कितनी है? 900 किलोमीटर लगभग। कितने किलोमीटर? 900 किलोमीटर। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी। यूपी की सबसे प्रदूषित नदी। और बात करें कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित जो नदियां है वो कौन सी है मेरे भाई? यमुना है। कौन सी है? यमुना है। कभी कभी ऐसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा उत्तर प्रदेश का शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आप देखते हैं कि कौन उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर किन किन नदियों या तट पर बसे हुए हैं। जैसे बात करते हैं गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। अभी पेपर में पूछा गया था गाजियाबाद किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे है मेरे भाई? हिंडन के किनारे है। तो बात करें गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ये किसके हैं? हिंडन के। किस नदी के?
हिंडन नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं? हिंडन नदी के किनारे हैं। अब बात करते हैं कि यमुना के किनारे कौन कौन बसे हुए हैं। यमुना के किनारे बसे शहर, और देखेंगे यमुना के किनारे जो बसे हुए शहर है मेरे भाई, आगरा मथुरा, आगरा मथुरा बागपत वृंदावन। कौन कौन से? आगरा मथुरा बागपत वृंदावन, और कौन सा मेरे भाई? इटावा। कौन सा? इटावा। एक क्वेश्चन में पूछा गया था जिनमें से ये भी विकल्प नहीं थे, एक शहर और है जिसे बोलते कालपी। क्या मेरे भाई? कालपी। कौन सा मेरे भाई? कालपी। तो कौन कौन से हैं यमुना के किनारे? आगरा मथुरा बागपत और वृंदावन इटावा और कालपी। ठीक है मेरे भाई, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये भी प्रीवियस ईयर में पढ़ाया था। तो कब आया था मेरे भाई? 2000 में ये आया था, और ये आया था 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। कब आया था मेरे भाई? 9 नवंबर 2000 ईस्वी में। और जो उत्तराखंड था, भारत का 27वां राज्य बनता है। कौन सा बनता है? भारत का 27वां राज्य बनता है। इसी के बारे में कुछ हमने राज्य पढ़ा दिए थे, जो बचे थे उनको समझ लेते हैं। अब आपसे पूछ ले, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश कब बना राज्य? तो कब बना था मेरे भाई? 1953 को। कहीं आपसे पूछ ले कि गुजरात कब बना? गुजरात कब बना था भारत का राज्य? 1960 को। कहीं आपसे पूछ ले नागालैंड कब बना था? नागालैंड बना था 1963 को। कहीं आपसे पूछ ले हरियाणा कब बना था? और हरियाणा बना था मेरे भाई 1966 को। कहीं आपसे पूछ ले हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और जो हिमाचल प्रदेश था वो कब बना था? 1971 को भारत का राज्य बना था। अब बात करते हैं सिक्किम, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। सिक्किम, और जो सिक्किम था, भारत का राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बना? तो मेरे भाई एक संविधान संशोधन था 36वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन यानी कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का राज्य बनता है, और यह हुआ था 1975 में। कब हुआ था? 1975 में। अब कभी कभी आपसे पूछ ले मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, और ये कब बने थे मेरे भाई? 1987 को भारत के क्या बनते हैं? राज्य बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सीवी रमन किससे है मेरे भाई? भौतिकी शास्त्र यानी कि फिजिक्स से हैं। तो फिजिक्स से इनको क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार। ये तो आपका पेपर में पूछा गया। अब इससे क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार, अब सबसे पहले समझते हैं जो नोबेल पुरस्कार है ये कौन सा पुरस्कार? विश्व में ये विश्व का सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। क्या है मेरे भाई? विश्व का सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। क्या है? विश्व का सर्वोच्च अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। अब बात करते हैं ये किसकी स्मृति में दिया जाता है। आपने आविष्कारक का नाम सुना होगा जिन्हें बोलते डायनामाइट के आविष्कारक, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? अल्फ्रेड नोबल। कौन थे मेरे भाई? अल्फ्रेड नोबल। और अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में दिया जाता है। किसकी में? अल्फ्रेड नोबल की स्मृति में दिया जाता है। अब कभी आपसे पूछ ले कि जो 1900 ये जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं? ठीक है मेरे भाई, ये जो दिए जाते हैं 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कितने को? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और ये जो दिए जाते हैं ना 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। किसमें? 6 क्षेत्रों में। कितने में? 6
क्षेत्रों में दिए जाते हैं। अब बात करें वो क्षेत्र 6 कौन कौन से, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन, भौतिक विज्ञान, रसायन, चिकित्सा शांति, चिकित्सा शांति, चिकित्सा शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको क्या दिया जाता है, ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अब बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिए गए, तो पहली बार 1901 को दिए गए थे। कब दिए गए थे पहली बार मेरे भाई, 1901 को दिए गए थे। अब बात करते हैं कि भौतिक के क्षेत्र में या फिजिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको दिया। अब देखते हैं भौतिक के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार, भौतिक के क्षेत्र में जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया था डब्ल्यूसी रोजन को। किसको दिया था मेरे भाई, डब्ल्यूसी रोजन को दिया था। किसको दिया था, डब्ल्यूसी रोजन को दिया गया था। अब बात करें हाल ही में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो हाल ही में किसको नोबेल पुरस्कार मिला है मेरे भाई, हाल ही में नोबेल पुरस्कार, और ये जो नोबेल पुरस्कार है मेरे भाई शांति के क्षेत्र में दिया गया है। किसके क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, जिनका नाम है नरगेस मोमदी। क्या है मेरे भाई, नरगेस मोमदी। क्या है, नरगेस मोमदी है। ठीक है, अब इसी में जो इससे भी कौन कौन से पुरस्कार दिए गए हैं, कौन कौन से पुरस्कार किसके क्षेत्र में, जैसे आपसे पूछ ले बुकर पुरस्कार 2023, 72वां मिस यूनिवर्स, ठीक है, अनेक पुरस्कार है। उनको हम क्या करेंगे, अपने करंट की क्लास में आपको पढ़ा देंगे, जो कि कल या परसों से आपकी करंट की क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है। तो मेरे भाई कौन सी है, बिस्टिल टेल्स। कौन सी है, बिस्टिल टेल्स है। और ये कब था, 1991 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1991 में है। ठीक है, अब यहीं पर यह तो पूछ गई है, अभी यहीं पर पूछ ली जाए अभी करंट में कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं। जैसे मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, ये जो मुझे पहचानो किसकी किताब है, संजीव की है। किसकी है, संजीव की है। एक बुक है मोदी द चैलेंज ऑफ 2024 पुस्तक, तो किसके है ये, म्याज मर्चेंट के। किनकी है, म्याज मर्चेंट की है। ठीक है, ये करंट की क्लास में आप पढ़ लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का क्या नाम है। तो देखेंगे हरिवंश राय द्वारा लिखी गई जो आखिरी किताब थी ना, जिसका नाम था 1 नवंबर 1984। क्या था मेरे भाई उस पुस्तक का नाम, 1 नवंबर 1984। अब ये जो पुस्तक है ना, ये किस पर आधारित है, तो ये था इंदिरा गांधी जी की हत्या पर आधारित है। किस पर है, इंदिरा गांधी जी की हत्या पर आधारित। किस पर है, इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित है। अब बात करें हरिवंश राय की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो इनकी प्रसिद्ध कृति थी, प्रसिद्ध कृति आपने सुनी होगी, जिसका नाम था मधुशाला। क्या था मेरे भाई, मधुशाला। क्या था इसकी प्रसिद्ध, उसका नाम, कृति का नाम मधुशाला। आपने इनके एक था अग्निपथ, आपने सुना ही है, अग्निपथ था एक, उसमें पढ़ा होगा अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, तू ना थमेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, अग्निपथ अग्निपथ डॉट डॉट, ये ही थी ना। तो ये अग्निपथ भी इन्हीं की पुस्तक थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे कविता से, सॉरी। अगला है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की। और मेरे भाई ये जो रक्त प्रणाली की खोज की थी, ये की थी कार्ले लैंडस्टेनर ने। कब की थी, कार्ले लैंडस्टेनर ने। और मेरे भाई कब की थी, 14 जून 1862 में की थी इन्होंने जो की थी ना। तो जो अब समझते हैं
रक्त समूह प्रणाली। क्या है मेरे भाई? रक्त समूह प्रणाली। इन्होंने जो रक्त समूह प्रणाली बताई थी, इन्होंने 4 भागों में डिवाइड करके बताया। उन्होंने बताया ए बी और ए बी और क्या था ओ। और इसमें ये सीधा सीधा बताया कि जो ए है इसमें पाया जाता है ए एंटीजन। क्या पाया जाता है? ए एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ए एंटीजन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? बी एंटीजन पाया जाता है। बी अब और इसमें बताया इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। क्या है? दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। और सीधा सीधा बताया ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। इन्होंने क्या करता है, एक फैक्टर की खोज की जिसे बोलते हैं RH फैक्टर। क्या बोलते हैं उसे? RH फैक्टर। आपसे पूछ ले जाता है। RH फैक्टर की खोज भी इन्होंने की। और ये जो RH फैक्टर था ना, ये एक बंदर से था जिसका नाम था रीसिस बंदर। कौन था मेरे भाई? रीसिस बंदर। कौन था मेरे भाई? रीसिस बंदर था। और इस रीसिस बंदर से RH फैक्टर की खोज की थी। अब समझते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर बर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशान बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो इसको सभी को जानते हैं। कौन था मेरे भाई? स्टेकस नेट। क्या था? स्टेकस नेट था। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगला देखेंगे, तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहा जाता है? आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी या मेरी पिछली क्लास पढ़ी होगी। तो आप उस क्लास में आपको मैंने पढ़ाया था कि पाक जलडमरू कौन सा है और ये पाक जलडमरू कहां कहां से है। तो अब इसी को हम समझ लेते हैं कि जो पाक, ये जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि है ना, उसको बोलते हैं पाक जलडमरू। क्या बोलते हैं मेरे भाई? पाक जलडमरू बोलते हैं। जैसे देखेंगे, ये क्या है? श्रीलंका, ये अंडमान निकोबर द्वीप समूह। क्या है? अंडमान निकोबर द्वीप समूह। और मेरे भाई ये है लक्षद्वीप। और इधर पड़ता है, ये पूरा पड़ता है अरब सागर। क्या पड़ता है मेरे भाई? ये पूरा अरब सागर। और ये पूरा एरिया है बंगाल की खाड़ी। क्या है मेरे भाई? बंगाल की खाड़ी। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब यहीं पर समझते हैं। और ये जो हिस्सा है इसको बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसे? मन्नार की खाड़ी। और ये जो वाला एरिया है इसे बोलते हैं पाक जलडमरू। क्या बोलते हैं? पाक जलमंडल या जलडमरू। पाक जल संधि या पाक जलडमरू। अब यही समझते हैं, ये जो पाक जल संधि या जलडमरू है, इसे कहते हैं आदम ब्रिज। क्या कहते हैं इसे? आदम ब्रिज भी कहते हैं। एक मिनट समझेंगे, इसको क्या कहते हैं? आदम ब्रिज। क्या कहते हैं मेरे भाई? आदम ब्रिज भी कहते हैं। ये पब्बन द्वीप का हिस्सा है। किसका है? पब्बन द्वीप का हिस्सा है। किसका है? पब्बन द्वीप का हिस्सा है। अब ये पब्बन द्वीप, जो पब्बन द्वीप पर ही रामेश्वर बांध स्थित है या रामेश्वर पुल, या आपने रामेश्वर कहां पर स्थित है पेपर पूछ ले जाता है, तो किस पर है? पब्बन द्वीप पर स्थित है। कहां पर है? रामेश्वरम। कहां पर स्थित है? पब्बन द्वीप पर ही स्थित है। अब बात करते हैं कि पाक जल संधि, पाक जल संधि पर इसका नाम पाक कैसे पड़ा। अब बात करते हैं पाक जल संधि कैसे पड़ती है। अब आपने सुना होगा एक व्यक्ति थे जो उस दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, ब्रिटिश के राजा, जिनका नाम था रॉबर्ट पाक। और रॉबर्ट पाक के नाम पर क्या होता है? पाक जल संधि का क्या होता है? नाम पड़ता है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो पाक जल संधि है ना, वो 53 से 82 किलोमीटर लगभग, ये जो इसकी चौड़ाई है कितनी है मेरे भाई? 53 से 82 किलोमीटर। कितनी? 53 से 82 किलोमीटर तक है। कितनी है?
53 से 82 किलोमीटर इसकी क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, अब इन्हीं विकल्प से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, कभी कभी आपसे ही पूछ ले मलक्का जलडमरू, मलक्का जलडमरू है वो किस किस का हिस्सा है, तो ये जो है अंडमान सागर यानी कि हिंद सागर और प्रशांत महासागर को क्या करता है, जोड़ता है। सीधा सीधा बोला जाए अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, किसको, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। अब वहीं पर समझते हैं, वहीं पर आपसे पूछ ले सीधा सीधा सुंडा जलडमरू क्या है, सूडा जलडमरू क्या है, तो मेरे भाई ये जो सूडा जलडमरू है तो इंडोनेशिया का ये सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच जल संधि है। कहां का है मेरे भाई, इंडोनेशिया। कहां का है, इंडोनेशिया का है। कहां का, इंडोनेशिया। और कहां पर है, सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच, सुमात्रा द्वीप और जावा द्वीप की जल संधि है। मैं मान के चल रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य की किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती, तो मेरे भाई कौन किसकी नहीं करती, अलास्का की नहीं करती, अलास्का की नहीं करती, क्योंकि ये जो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित है। कहां पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम छोर पर स्थित है। ठीक है ना, ये कुछ अलग है, इसको नहीं पढ़ेंगे ज्यादा कुछ इसकी डिटेल से, बाकी तो अब देखेंगे। अगला है, दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है मेरे भाई, इंडोनेशिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संयुक्त अरब अमीरात का एक अमृत नहीं है, तो मेरे भाई कौन सा है, मस्कट। कौन सा है, मस्कट। कौन सा है, ए विकल्प मस्कट, और ये ओमान की राजधानी है। कहां की राजधानी है, ओमान की राजधानी है। कहां के मेरे भाई, ओमान की राजधानी है। अब समझते हैं कि ये कहां पर स्थित है, तो सभी को पता है कि महाद्वीप मध्य पूर्व महाद्वीप में स्थित एक देश है। कहां पर है, तो इसको लिखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है, तो मेरे भाई जो बहरीन की राजधानी कौन सी है, इसमें पूछा कौन कौन विकल्प कौन से दे, अकारा, दोहा, मनामा और बैरूत। कौन सा है, मनामा है। कौन सा मेरे भाई, मनामा है। अब बात करते हैं कि अकारा कहां की राजधानी है, तो मेरे भाई अकारा जो है तुर्की की राजधानी है। कहां की है, तुर्की की राजधानी है। कहां की राजधानी है, तुर्की की राजधानी है। अब बात करें दोहा कहां की है, यह है कतर की राजधानी। कहां की है, कतर की राजधानी है। अब बात करें कि जो बैरूत है, बैरूत कहां की राजधानी है, लेबनान की है। कहां की है, लेबनान की राजधानी है। कहां की है, ये यहाँ की राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो मेरे भाई कौन थी लोकसभा अध्यक्ष, मीरा कुमार। कौन थी मेरे भाई, मीरा कुमार। और जो मीरा कुमार थी 2009 से 2014 तक रही थी। कब रही थी, 2009 से 2014 के मध्य रही थी। कब रही थी, 2009 से 2014 के मध्य रही थी। अब बात करें कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है, श्री ओम बिड़ला है। कौन है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला। कौन है, श्री ओम बिड़ला है। अब बात करते हैं यहीं पर जो बात आई है लोकसभा की, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लोकसभा क्या होती है। जैसे कि लोकसभा आपने सुना होगा कि आर्टिकल 81 यानी कि लोकसभा को आर्टिकल 81 के तहत गठित किया जाता है। जैसे आपने एक चीज सुनी है, पढ़ी है, संसद।
और संसद के आपने पढ़े होंगे 3 अंग पढ़े होंगे। एक पढ़ा होगा लोकसभा, दूसरा पढ़ा होगा राज्यसभा और पढ़ा है राष्ट्रपति। अब वहीं पर समझते हैं कि लोकसभा क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं जो लोकसभा है, लोकसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है। तो मेरे भाई लोकसभा का जो गठन होता है आर्टिकल 81 के तहत होता है। किसके तहत होता है? आर्टिकल 81 के तहत। इसे प्रथम सदन या निम्न सदन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? प्रथम सदन या निम्न सदन। क्योंकि प्रथम सदन या निम्न सदन इसलिए कहते हैं, प्रथम सदन या निम्न सदन इसलिए कहते हैं, इसमें क्या होता है कि एजुकेशन की कोई बात नहीं होती। अब बात करते हैं कि जनता इसमें क्या करती है? डायरेक्ट चुनाव करती है, तो इस कारण इसे क्या बोला जाता है? लोकप्रिय सदन बोला जाता है। तो इसको दूसरे नाम से किसके नाम से जानते हैं? लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं मेरे भाई? लोकप्रिय सदन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इसका चुनाव जनता करती है, तो अप्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष होगा। तो क्या होता है इसमें? डायरेक्ट ही होता है, प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है मेरे भाई? इसमें प्रत्यक्ष होता है। अब आपसे पूछ ले कि संसद का आशय, संसद का सीधा आशय क्या है? मेन क्या है हमारी संसद में? लोकसभा ही है, ठीक है। तो मेन क्या है? लोकसभा है। तो इसका संसद का सीधा सीधा आशय हम कह सकते हैं कि संसद का आशय ठीक सीधा किससे है? लोकसभा से है। अब बात करते हैं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, तो या चुनाव में खड़े होने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो मेरे भाई इसकी ऐसे समझ लेंगे, लोकसभा के सदस्य की आयु तो मेरे भाई कितना है? 25 वर्ष है। पेपर में कई बार पूछी गई है, लोकसभा बनने का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब वहीं से पूछ ले कार्यकाल कौन सा है, कितना कार्यकाल है? तो मेरे भाई इसका जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल होता है इनका 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। अब वहीं से आपसे पूछ ले कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या तो मेरे भाई कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 545। कितनी है? 545 है। ये पेपर में पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से याद कर लेंगे। अब वहीं पर समझते हैं, जब बात महिला की है और वो भी की गई है प्रथम, तो कुछ ऐसी महिलाएं देख लेते हैं कि जो प्रथम है, पेपर में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं, आपसे पूछ ले प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला राष्ट्रपति तो मेरे भाई कौन थी? प्रतिभा सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल, देवी पाटिल थी। अब यहीं आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो मेरे भाई कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी मेरे भाई? इंदिरा गांधी थी। यहीं आपसे पूछ ले कि प्रथम महिला सांसद कौन थी? ये पेपर में पूछा जाता है। प्रथम महिला सांसद तो कौन थी मेरे भाई? राधाबाई। कौन थी? राधाबाई थी। कौन थी? राधाबाई। आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि ये तो आपने पढ़ा ही होगा ना कि प्रथम महिला शासिका, तो रजिया सुल्तान के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। अब आपसे पूछ ले कि प्रथम आईएएस कौन थी, आईपीएस कौन थी, तो आपसे पूछ सकता है। तो बात करें हम आईएएस की, तो प्रथम आईएएस महिला कौन थी? अन्ना जॉर्ज। कौन थी? अन्ना जॉर्ज थी। कौन थी मेरे भाई? प्रथम आईएएस अन्ना जॉर्ज थी। अब बात करें कि प्रथम आईपीएस कौन थी, तो मेरे भाई प्रथम आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी। कौन थी मेरे भाई? किरण बेदी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब सीधा सीधा बोला है, स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो अब इसी कड़ी को समझते हैं, 1857 का सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इसमें ये क्या है? आपका आधुनिक इतिहास का पोर्शन है, और आधुनिक इतिहास में ही 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। आपने देखा होगा कि इसका जो 1857 के क्रांति का मेन जो कारण था वो क्या था? चर्बीयुक्त कारतूस,
थे, चर्बयुक्त काशतूत थे, और क्या था उसके पास अनेक बहुत सारे पीछे से बहुत सारे रीजन चले आ रहे थे। और आपने ये पढ़ा होगा तो ये सुना होगा कि मंगल पांडे थे, उन्होंने चर्बयुक्त काशतूत से मना कर दिया, तो होता क्या है, उन्होंने अपने अधिकारी को मार दिया। अब इसी के बाद जो घटना होती है, एक घटना होती है 10 मई को, और 10 मई 1857 को मेरठ में सबसे पहले क्या होता है, सिपाही विद्रोह या 1857 की क्रांति होती है। कब होती है मेरे भाई? 10 मई 1857 को मेरठ के जो सिपाही थे उन्होंने क्या कर दिया, इस पर विद्रोह प्रारंभ किया था। कहां से किया था? मेरठ में इसको क्या करा था? प्रारंभ किया था। अब ये 10 मई 1851 को मेरठ से चलते हैं और ये दिल्ली पहुंचते 11 मई 1857 को सुबह। उस समय वहां के जो राजा थे, राजा ऐसे नहीं बोल सकते वहां के राजा, ऐसे बोल सकते हैं अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था। और बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप हमारा क्या करो, नेतृत्व करो। तो इन्होंने 11 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 11 मई 1857 को इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को राजा घोषित किया या सम्राट घोषित कर दिया और बोले कि हम क्या है, आपको राजा मानते हैं। ठीक है। अब उसके बाद बहुत सारी घटनाएं। अब जो मेन पेपर में क्या आ सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आपसे लखनऊ का नेतृत्व किसने किया, क्योंकि ये जो 1857 की क्रांति थी सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि पूरे भारत में धीरे धीरे फैल गई थी। अब जब भारत में फैली तो उनका नेतृत्व अलग अलग ने किया था। जैसे झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने करा था। तो आपसे एक क्वेश्चन हां से भी बन सकता है, तो आप समझेंगे किसने कहां का नेतृत्व किया। जैसे दिल्ली का नेतृत्व मैंने अभी बताया किसने किया था, बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर ने किया था। दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? बहादुर शाह जफर ने किया था। तो ये स्वतंत्र संग्राम 1857 के किस विद्रोह था, ये तो बता दिया कहां से हुआ था, मेरठ से हुआ था ना। अब देखेंगे दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था, बहादुर शाह जफर ने। लखनऊ का जो नेतृत्व किया था, पेपर में पूछा गया लखनऊ का, तो किसने किया था मेरे भाई? बेगम हजरत महल ने। किसने? बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। अब से पूछ ले कानपुर का मेरे भाई किसने किया था? नाना साहेब ने। कानपुर का, और कानपुर का किसने किया था? नाना साहब ने किया था। अब आपसे यही पूछ ले झांसी का, सभी को पता है, रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई क्या था मेरे भाई? रानी लक्ष्मीबाई। अब बात करें इलाहाबाद का, और इलाहाबाद का जो करा था लियाकत अली ने। इलाहाबाद या प्रयाग, इलाहाबाद या प्रयागराज, तो किसने करा था मेरे भाई? लियाकत अली ने। किसने करा था? लियाकत अली ने। अब वहीं पर समझते हैं कि बिहार का किसने करा था, फैजाबाद का किसने किया था। अब समझेंगे बिहार। आपसे पेपर में पूछ ले कि बिहार का नेतृत्व किसने किया था मेरे भाई? कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह ने। अब कभी कभी पेपर पूछा जाता है फैजाबाद, और फैजाबाद का करा था मौलवी अहमद उल्ला ने। फैजाबाद, और फैजाबाद का किसने किया था मेरे भाई? मौलवी अहमद उल्ला ने। मौलवी उल्ला ने। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बरेली, और बरेली का जो क्या था मेरे भाई? बरेली का जो क्या था? खान बहादुर खां। किसने? खान बहादुर खां। खान बहादुर खान बहादुर खान ने किया था। ठीक है भाई, आप समझते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक अल्पाहार खडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मेरे भाई ये जो है गुजरात से संबंधित है। कहां से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। अब ही समझते हैं कि ये जो भोजन है बहुत क्या होता है? अल्प होता है। ठीक है ना, खाने में पेट के पाचन को बहुत अच्छा करता है। फिर अब समझते हैं कि किस किस राज्य का कौन कौन सा व्यंजन
फेमस है या प्रसिद्ध है, जैसे बिहार का देखेंगे आप, तो आप लोग जो बिहार के हैं तो उन्होंने देखा होगा लिट्टी चोखा, सभी जानते हैं बिहार के लिए प्रसिद्ध क्या है, लिट्टी चोखा। क्या है, लिट्टी चोखा। अब बात करें पंजाब, और पंजाब का जो प्रसिद्ध है मक्का की रोटी और साग। पंजाब का कहां का, पंजाब, और पंजाब में क्या है, मक्का की रोटी और मेरे भाई साग। क्या है, मक्का की रोटी और साग। अब बात करें महाराष्ट्र, और आप कभी महाराष्ट्र गए हो, कौन कौन गया महाराष्ट्र? महाराष्ट्र का क्या प्रसिद्ध है मेरे भाई, बड़ा पाव। कौन सा, बड़ा पाव प्रसिद्ध है। क्या है, बड़ा पाव। अब कभी दोई माछ, पेपर में कई बार पूछा जाता है, दोई माछ। और जो दोई माछ है वो कहां का है मेरे भाई, पश्चिम बंगाल का है। कहां का है बच्चों, पश्चिम बंगाल का। कहां का है, पश्चिम बंगाल का है। अब जो राजस्थान के हैं, तो राजस्थान कौन कौन है इसमें, जो राजस्थान का है, राजस्थान का प्रसिद्ध क्या है, दाल बाटी चूरमा। राजस्थान का क्या है मेरे भाई, दाल बाटी चूरमा। ठीक है, आ रहा होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसने पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया। ठीक है ना, पीपीटी में भी गलती कर दी पीपीटी मास्टर ने। अब देखते हैं जो कौन सा था मेरे भाई, जिसका नाम था उदंत मार्ट। कौन सा आंसर ठीक है, बी उदंत मार्ट। अब बात करते हैं कि ये किसने लिखा था, कब था प्रकाशित हो, 30 मई 1826 को। और इसको ये कहां पर प्रकाशित हुआ, यानी कि कलकत्ता में। कहां पर हुआ था ये, कलकत्ता में। कहां पर हुआ था मेरे भाई, कलकत्ता में। और इसको जो प्रकाशित करा था, या इसके लेखक बोल सकते हैं, तो जिनका नाम था जुगल किशोर। क्या था मेरे भाई, जुगल किशोर। कौन थे मेरे भाई, जुगल किशोर। अब कई बार पेपर में अब कौन कौन सी पत्रिका उठा ली जाती है कि कौन सी पत्रिका कहां से ली गई है, जैसे यंग इंडिया। यंग इंडिया के लेखक कौन है, या यंग इंडिया किसे लिखी, तो यंग इंडिया किसे लिखी थी, महात्मा गांधी ने। तो आपसे अनहैप्पी इंडिया और बहुत सारे हैं, तो इन्हीं को कुछ पत्रिका को समझते, पत्रिका और पुस्तक को मिलाकर समझते हैं। तो आपसे सबसे पहले समझते हैं इंडिया ब्रिंस फीड्स, इंडिया बिन्स फीड्स। इंडिया बिन्स फीड्स पुस्तक किसकी है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। किसकी है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, या ऐसे लिख लेंगे मौलाना अब्दुल कलाम की है, या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अब नेक्स्ट पत्रिका की बात करें, आपने नाम सुना होगा बापू माई मदर। क्या मेरे भाई, बापू माई मदर। ये कई बार पूछी गई है, बापू माई मदर। और ये जो बापू माई मदर है, मधु बहन गांधी की है। किसकी है, मनु बहन गांधी। क्या नाम है उनका, मनु बहन गांधी है। अब आपसे पूछ ले न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट का नाम सुना ही होगा। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दो पुस्तक हैं, और मेरे भाई ये किसके हैं, एनी बेसेंट की हैं। किसकी हैं, एनी बेसेंट। किसकी हैं, एनी बेसेंट की हैं। अब बात करें हिंद स्वराज्य, और हिंद स्वराज्य जो है किसकी है, महात्मा गांधी की है। किसकी है बच्चों, हिंद स्वराज। और हिंद स्वराज है महात्मा गांधी। किसकी है हिंद स्वराज्य, महात्मा गांधी की है। अब एक पुस्तक का नाम सुना होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो ये कई बार पेपर में पूछी गई है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो ये पुस्तक जो है दादा भाई नेहरू की है। किसके, दादा भाई नेहरू की है। किसके मेरे भाई, दादा भाई नेहरू की है। अब बात करते हैं यंग इंडिया, और यंग इंडिया किसकी है, किसके है, महात्मा गांधी की। किसके मेरे भाई, महात्मा गांधी जी की है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया है। अगला है
इनमें से कौन सी गेहूं की उपज पैदावार देने वाले बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान है? तो कौन सी है मेरे भैया? लर्मा रोजो। कौन सी है? लर्मा रोजो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? अब देखेंगे, वहां पर पहले पूछा था हस्तलिखित किसने किया था, इससे पहली पाली में। अब इसने पूछा है कि किसने उस मसौदे को तैयार किया था। तो आपने एक नाम सुना होगा जिनका नाम था B.N. राव, ठीक है, और जिन्हें बोलते हैं संविधान के सलाहकार। क्या बोलते हैं? B.N. राव। और B.R. राव को क्या बोलते हैं? संविधान का सलाहकार भी कहते हैं। उन्हें सलाहकार क्या करा था? नियुक्त किया था, और नियुक्त करने के साथ ही और उन्होंने क्या करा था? संविधान का, प्रारंभिक संविधान का मसौदा तैयार किया था। तो इसके अकॉर्डिंग B.N. राव का मतलब क्या हुआ? बेनेगल नरसिंह राव थे। तो हम समझते हैं कि संविधान की कुछ बैठकें के बारे में समझते हैं कि सभी पेपर में कौन कौन सा इससे आ सकता है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, 1 महीने का टाइम है कि आपको पूरा पॉलिटिकल पढ़ी जाए या पूरा ज्योग्राफी पढ़ा जाए या पूरे जीएस को कवर कर पाए। तो आपका मेन क्या है? टारगेट लेना है, 38 क्वेश्चन है, और 38 क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है कि आपका सिलेक्शन हो सके, क्योंकि सिर्फ आपको क्या है, इस टाइम जो है आपका 1 महीना, वो सिर्फ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से ही रिलेटेड है। आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं उनको अच्छे से तैयार कर लो, ठीक है ना। अब सबसे पहले समझते हैं कि संविधान की प्रथम बैठक कौन सी मेरे भाई? संविधान की प्रथम बैठक। और संविधान की प्रथम बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। अब इस 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को होती है, तो ये होती कहां है? ये होती है मेरे भाई नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जो अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष है। कहां पर होती है? नई दिल्ली। कहां पर होती है मेरे भाई? नई दिल्ली। और बात करें संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। अब 9 दिसंबर 1946 को होती है, तो अब देखा जाता है कि इसमें अध्यक्ष किसे बनाया जाए। तो होता क्या है, जैसे आपने फ्रांस देखा होगा, फ्रांस के आधार पर, ठीक है, या आपने गांव गए होंगे, तो गांव में जब पंचायत होती है, पंचायत में जो सबसे बुजुर्ग होता है उन्हीं को क्या बना दिया जाता है? उसका मुखिया बना दिया जाता है, और फिर उसके बाद अलग अलग पंच निकल के जाते हैं। तो गांव में जो होता है सबसे ज्यादा, जो सबसे पुराने होते हैं, सबसे एजेड होते हैं, उनको क्या बना दिया जाता है? उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है पंचायत का। ठीक इसी प्रकार 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी, तो उनका एक अध्यक्ष बनाया जाता है जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। नंद सिन्हा क्या थे मेरे भाई? सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्या थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब बात करते हैं संविधान की दूसरी बैठक। और जो संविधान की दूसरी बैठक थी, तो वो होती है मेरे भाई ठीक 2 दिन बाद, 11 दिसंबर 1946 को। अब 11 दिसंबर 1946 को जब ये होती है, तो इसके अध्यक्ष परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से, अध्यक्ष स्थायी रूप से मेरे भाई किसको बना दिया जाता है स्थायी रूप से? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसको बनाया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और वहीं पर इसी दिन जब इनको अध्यक्ष बनाया जाता है, और सलाहकार के रूप में या संवैधानिक सलाहकार के रूप में B.N. राव को नियुक्त किया जाता है। सलाहकार के रूप में किसको नियुक्त किया जाता है? B.N. राव को नियुक्त किया जाता है। किसको नियुक्त किया जाता है मेरे भाई? B.N. राव को। अब देखते हैं तीसरी बैठक, और तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को होती है। और ये इसमें जो होता है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या लाते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। क्या लाते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। क्या लाते हैं? उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के क्या बनता है? संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना बनता है। क्या बनता है? संविधान की उद्देशिका या संविधान की प्रस्तावना। क्या बनता है? संविधान की उद्देशिका या संविधान की
प्रस्तावना बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन था उमेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? और मेरे भाई उमद पैलेस जो है मेरे भाई राजस्थान में है, और राजस्थान में कहां पर? जोधपुर में है। कहां पर है? राजस्थान के जोधपुर में। कहां पर है? राजस्थान के जोधपुर में है। और ये जो है ना विश्व के सबसे निजी महलों में से एक है। क्या है मेरे भाई? विश्व के सभी निजी महलों में से एक। अब बात करते हैं कि इसे एक नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है चित्तर पैलेस। आपसे पेपर में पूछ ले जाए चित्तर पैलेस के नाम से किससे जानते हैं? चित्तर पैलेस। और चित्तर पैलेस के नाम से ही किसे जानते हैं? उमेद भवन को जानते हैं। किसको जानते हैं? उमेद भवन को। और इसके जो संस्थापक हैं महाराजा उमेद सिंह हैं। कौन है? बात करें संस्थापक, और संस्थापक में महाराजा उमेद सिंह। कौन है मेरे भाई? महाराजा उमेद सिंह है। अब इसका जो निर्माण हुआ है ना, तो मेरे भाई किस पत्थर से हुआ है? तो इसका जो निर्माण हुआ है बलुआ पत्थर से हुआ है। जैसे कि आपका आगरा, और आगरा का ताज यानी कि ताजमहल, और आपका लाल किला, ये सभी किससे हैं? यानी कि बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो इसका भी जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है मेरे भाई? बलुआ पत्थर से हुआ है। किससे हुआ है? बलुआ पत्थर से। अब जो इंपोर्टेंट है, मेन जो पेपर है पूछा जाता है, तो विश्व यानी कि टेबल्स चॉइस अवार्ड फॉर होटल्स, ठीक है ना, इस यानी कि टेबल्स चॉइस अवार्ड फॉर होटल्स में इसे प्रथम श्रेणी दी गई है। ठीक है ना मेरे भाई। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लावड़ी किस भारतीय राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत सारे लोक नृत्य के बारे में पढ़ाया था। अरे पीपीटी मास्टर ने बहुत मिस्टेक कर रखे, कल बोलेंगे पीपीटी मास्टर को। देखेंगे जो इसका क्या मैं प्रसिद्ध लोक नृत्य है लावड़ी। लावड़ी कहां का मेरे भाई? महाराष्ट्र का है। कहां का है? महाराष्ट्र का है। अब ये तो नहीं है कि सेम यही आ जाएगा, इससे प्रसिद्ध यानी कि इसके आसपास कौन कौन से लोक नृत्य हैं उनको समझेंगे। जैसे आपसे पूछ ले छम, आपसे पूछ ले जो छम है, छम कहां का लोक नृत्य है मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश का है। कहां का है मेरे भाई? हिमाचल प्रदेश का है। और ये जो है इसका जो छम हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, और ये बौद्धों द्वारा बुरी आत्मा से बचने के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? बौद्धों द्वारा बुरी आत्मा से बचने के लिए मनाया जाता है। यहां आपको समझेंगे बजरी नृत्य, और जो बजीरी नृत्य है, और ये जो नृत्य है मेरे भाई ये पश्तून का है। कहां का है? पश्तून जनजाति द्वारा बनाया जाता है। और पश्तून जनजाति जो है पाकिस्तान में निवास करती है। किस द्वारा? पश्तून जनजाति द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? पश्तून जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अब बात करते हैं भवई। भवई नृत्य आपसे कई बार पेपर में पूछा गया है कि भवई नृत्य कहां का है मेरे भाई? भवई कहां का है? गुजरात का है। कहां का है? गुजरात का है। यही आपसे पूछ ले गोटी पुआ नृत्य कौन सा? गोटी पुआ नृत्य कई बार पेपर में पूछा है कि गोटी पुआ नृत्य कहां का है? तो मेरे भाई कहां का है गोटी पुआ? उड़ीसा का है। कहां का है? कहां का है? उड़ीसा का है। अब आपसे पूछ ले झूलन नृत्य, और झूलन नृत्य कहां का है? झूलन नृत्य, और झूलन नृत्य है मेरे भाई राजस्थान का है। कहां का है? राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी। अब देखेंगे वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? अब कहने का मतलब रेल बजट है ना, और केंद्रीय बजट कब अलग अलग प्रस्तुत किए गए? तो मेरे भाई अंतिम वर्ष था वो 2016। कौन था मेरे भाई? 2016। अब इसकी बात करते हैं कि इसका जो मेन है, अब ये किसके की कौन सी कमेटी के आधार पर दोनों को एक साथ पेश किया गया? जैसे रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया जा रहा था, अब कब से इसे अलग अलग प्रस्तुत किया जाता है? ये बात थी 1924 की। कब थी?
1924 की, और 1924 में एक कमेटी आई थी जिसका नाम था एक बर्थ कमेटी। कौन सी मेरी भाई? एक बर्थ कमेटी या समिति। अब एक बर्थ समिति के आधार पर, ठीक है ना मेरे भाई, 1924 से रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किए जाने लगा। कब से? रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किए जाने लगा। और मेरे भाई 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया। कब मिला दिया मेरे भाई? 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया। केंद्रीय बजट में मिला दिया। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1977 से 1985 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो मेरे भाई कौन थे? वारेन हेस्टिंग। कौन थे? वारेन हेस्टिंग। अब वारेन हेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पेपर में पूछ लिया जाए। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाई, या जिसे बोलते हैं घेरे की नीति? सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, जिसे किसके नाम से जानते हैं? घेरे की नीति के नाम से जानते हैं। तो किसने चलाई थी? वारेन हेस्टिंग ने। और इन्होंने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। किसको किया था? पेपर में पूछ ले जाए। द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति। अब बात करते हैं, जो द्वैध शासन प्रणाली है वो लागू किसने कराई थी? खत्म तो इन्होंने की थी, और जो लागू कराई थी रॉबर्ट क्लाइव ने लागू कराई थी। लागू रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने करी थी। अब जब इन पर ऐसे व्यक्ति थे जिन पर महाभियोग का मुकदमा चला था। किसका मुकदमा चला था? पेपर पूछ ले, ऐसा कौन सा वाइस या ऐसा कौन सा गवर्नर था जिस पर महाभियोग का मुकदमा चला? तो किस पर चला था मेरे भाई? वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चला था। किसका चला था? महाभियोग का मुकदमा चला था। अब वहीं पर कुछ समझ लेते हैं। जैसे आपसे पूछ ले जाए मार्ले मिंटो। अब आपने एक नाम सुना होगा, मार्ले मिंटो सुधार। पेपर में पूछा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। और जो मार्ले मिंटो सुधार है कब आया था मेरे भाई? 1909 में आया। और इसमें क्या करा था? मुसलमानों के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की थी। क्या की थी? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन और मताधिकार। क्या था मेरे भाई? पृथक निर्वाचन क्षेत्र और मताधिकार की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी। अगला क्वेश्चन है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय कहां पर है? तो मेरे भाई कहां पर है? ये गुड़गांव में है। कहां पर है? गुड़गांव में है। अब समझेंगे ICR क्या है, या ICR की स्थापना। ICRA, जो ICRA है इसकी स्थापना होती है मेरे भाई 1991 में। कब होती है? 1991 में। और 13 अप्रैल 2007। कब से? 13 अप्रैल 2007 से इसको मेरे भाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर दिया था। आपसे पूछ लिया जाए ICRA को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में कब लिस्टेड किया? तो कब किया था? 13 अप्रैल 2007 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटक को अवैध बना दिया? तो आपने नाम ही सुना होगा। तो इसको जो अवैध बनाया था मेरे भाई, सेंटिनल द्वीप पर अवैध बना दिया। अब बात करते हैं सेंटिनल द्वीप कहां पर स्थित है। तो जो सेंटिनल द्वीप है मेरे भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। किस पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। और यहां पर ये जो
अवैध क्या था ना, एक जनजाति है जिसका नाम है सेंटिनल, ठीक है, या सेंटिनली, सेंटिनली जनजाति, सेंटिनली जनजाति या सेंटिनल जनजाति, और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए इनको क्या कर दिया, अवैध कर दिया। उनकी सुरक्षा और संरक्षण में को ध्यान में रखते हुए इसको क्या कर दिया था, वहां पर जाने के लिए अवैध कर दिया कि कोई जाएगा नहीं। अब बात करते हैं कि पेम्बा द्वीप कहां है, जैसे पूछ ले जाए पेम्बा द्वीप कहां है, तो मेरे भाई पेम्बा जो द्वीप है ना ये तंजानिया में है। कहां पर है, तंजानिया। कहां पर है, तंजानिया। और जो पेम्बा द्वीप है ना लौंग के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लौंग के उत्पादन वह निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, लौंग के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। अब मैं आपसे बात करूं, ट्रोमेलिन द्वीप कहां पर है, और आप सभी जानते होंगे जो ट्रोमेलिन द्वीप है मेडागास्कर में है। कहां पर है, मेडागास्कर, मेडागास्कर में। कहां पर है मेरे भाई, मेडागास्कर में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी, आ रहा होगा सभी को समझ में। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया, तो मेरे भाई किसका किया गया था, सिक्किम का किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लेंगे, इसमें कुछ करंट का था तो इसलिए इसमें कुछ ज्यादा देखेंगे नहीं, क्योंकि करंट की क्लास आपकी अभी कल से हम स्टार्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में, आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लेंगे सभी। अब स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे मेरे भाई, बलदेव सिंह थे। कौन थे, बलदेव सिंह थे। अब वहीं पर समझते हैं कि अलग अलग श्रम मंत्री कौन थे, वाणिज्य मंत्री कौन थे, खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे। तो सबसे पहले समझते हैं श्रम मंत्री कौन थे। श्रम मंत्री, और श्रम मंत्री कौन थे मेरे भाई, बाबू जगजीवन राम। कौन थे, बाबू जगजीवन राम। आपसे यही पूछ ले कि आपके से वाणिज्य मंत्री कौन थे, और मेरे भाई जो वाणिज्य मंत्री कौन थे, सी एच बाबा। कौन थे, सी एस बाबा थे। अब बात करें खाद्य और कृषि मंत्री, खाद्य और कृषि मंत्री, और मेरे भाई खाद्य और कृषि मंत्री कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे मेरे भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब आपसे बात करें कार्य खदान या ऊर्जा मंत्री, और ऊर्जा मंत्री कौन थे, एन बी गाडगिल। कौन थे, एन बी गाडगिल थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिट किस नदी के किनारे है, तो मेरे भाई ये किस नदी के किनारे है, नर्मदा के है। ये करंट का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है, तो किस में होता है मेरे भाई, पराग कोष में होता है। किस में होता है, पराग कोष में। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है। अब यहीं पर समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं जीवाणु क्या चीज है, यानी कि जीवाणु किसे कहते हैं और जीवाणु की खोज किसने की। सबसे पहले समझते हैं जीवाणु। जीवाणु जो होता है एक कोशिकीय जीव है। क्या है मेरे भाई, एक, क्या है, एक कोशिकीय जीव है। अब इसकी जो आकृति होती है गोलाकार से लेके दंडाकार की हो सकती है। किसकी, गोलाकार हो सकती है या मुक्त चक्राकार से होकर दंडाकार तक की हो सकती है। अब पूरी आकृति में अलग अलग को अभी समझेंगे, तो उसी से पहले समझते हैं कि इसमें केंद्रक पाया जाता है या नहीं, कोशिका युक्त होता है या नहीं होता। तो मेरे भाई इसमें केंद्रक नहीं पाया, ऐसे बोलते हैं एक केंद्रित होता है। क्या होता है, एक केंद्रित होता है। और दूसरा क्या होता है मेरे भाई, कोशिका युक्त होता है। क्या होता है, कोशिका युक्त होता है। क्या होता है, कोशिका युक्त होता है। और ये क्या है, सरल जीव है। अब बात करते हैं कि जीवाणु की खोज
जीवाणु की खोज। और मेरे भाई जो जीवाणु की खोज की थी, कब की थी? 1682 में एंटनी वॉन ल्यूबोनहुक ने। ठीक है ना। अब मैं आपसे बात करूं जीवाणु का नाम किसने दिया? 1829 ईस्वी में एरनबर्ग ने इसका क्या दिया था? जीवाणु का नाम दिया था। अब यह है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है, तो कौन सा होता है मेरे भाई? कोकस। कौन सा होता है? कोकस होता है। अब बात करें कि बेसिल्स, बेसिल्स का जो आकार होता है वो क्या, कौन सा होता है? दंड जैसे आकार का होता है। बाई ब्रियो का जो आकार होता है वो कौन सा होता है? लहरदार आकार होता है। कौन सा होता है मेरे भाई? लहरदार आकार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब बात करते हैं बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग कितनी होती है। अब जैसे कि आपने देखेंगे इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है मेरे भाई 455 से लेके 390 nm तक होती है। अब जैसे आपसे पूछ ले कि तरंग दैर्घ्य क्या है, या आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य किसकी होती है, तो इसको हम फिजिक्स वाले पूरे पोर्शन में पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि ये पेपर में आता है। जो तरंग दैर्घ्य होती है मेरे भाई, जो सर्वाधिक तरंग दैर्घ्य होती है किसकी होती है? लाल रंग की होती है। किसकी होती है मेरे भाई? लाल रंग की होती है। किसकी होती है? लाल रंग की होती है। मैं आपसे पूछूं सबसे कम तरंग दैर्घ्य, और मेरे भाई जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है ना, वो किसकी होती है मेरे भाई? बैंगनी रंग की होती है। किसकी होती है? बैंगनी रंग की होती है। किसकी होती है? बैंगनी रंग की होती है। अब ये सर्वाधिक हो गई, ये होगी। अब सबसे पहले समझते हैं कि तरंग दैर्घ्य होती क्या है आखिर। तरंग दैर्घ्य का सीधा सीधा मतलब है माध्यम के किसी भी कण के एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करती है ना, उसी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य। सीधा सीधा बोला जाए, कोई माध्यम है, उसका एक कण एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करेगा ना, तो उसी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। अब तरंग दैर्घ्य में ही पर तरंग, जैसे आपको तरंग दैर्घ्य अलग तरंग दैर्घ्य पढ़ी है, और उसी तरंग दैर्घ्य में आपने पढ़ी होंगी तरंग। और जो तरंग होती है, तरंग दो प्रकार की पढ़ी होंगी। एक पढ़ी होगी अनुप्रस्थ तरंग, और एक पढ़ी होगी अनुदैर्घ्य तरंग। पेपर में पूछ लिया जाता है अनुप्रस्थ तरंग कौन कौन सी है। अनुप्रस्थ जो तरंगें होती है वो क्या होती है मेरे भाई? लंबवत होती है। और जो अनुदैर्घ्य तरंगें होती है वो क्या करती हैं? समांतर गति में करती हैं। आपसे पूछ ले स्प्रिंग की तरंग कैसी है, तो स्प्रिंग की जो तरंग होती है वो कौन सी तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अब मैं बात करूं कि ध्वनि की तरंग कैसी है, और जो ध्वनि की तरंग होती है वो भी क्या होती है? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। जैसे आपसे पूछ ले जल की तरंग अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ है, तो जल की जो तरंगें होती है मेरे भाई वो क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मक्खन का उदाहरण है, और मेरे भाई जो मक्खन है, मक्खन किसका उदाहरण है? पायस का उदाहरण। किसका है? पायस का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन देखेंगे सब बच्चे, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होते, तो किस में नहीं होते मेरे भाई? सॉल्ट में नहीं होते, एप्सम सॉल्ट में नहीं होते। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो मेरे भाई किसने की थी? सर विलियम म्योर ने की थी। अब सबसे पहले समझते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दूसरा नाम क्या है, या पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे बोलते हैं? पूर्व का ऑक्सफोर्ड किसे बोलते हैं मेरे भाई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को क्या बोलते हैं? पूर्व का ऑक्सफोर्ड बोलते हैं। और जो इसकी स्थापना होती है 23 सितंबर, कब होती है मेरे भाई? 23 सितंबर 1887 में होती है। कब होती है? 1887 में। और इसकी जो स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है ना, अल्फ्रेड लायर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? अल्फ्रेड लायर को श्रेय दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अल्फ्रेड लायर को इसका श्रेय दिया जाता है। और 1873 में इलाहाबाद में एक म्योर कॉलेज की स्थापना होती है। कब होती है? 1873 में। और इलाहाबाद में म्योर कॉलेज की स्थापना में म्योर कॉलेज की स्थापना
और यही स्थापना, ये म्योर कॉलेज ही आगे चल के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से क्या होता है मेरे भाई, प्रसिद्ध होता है। किसके नाम से प्रसिद्ध होता है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से। विश्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से क्या होता है मेरे भाई, प्रसिद्ध होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया? जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है, किसका क्या था? उत्तर प्रदेश सरकार का क्या था। ठीक है ना। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं कल। ठीक है, और मैं मान के चलता हूं आप अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल।